हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास में, है गाइस। अच्छा, तो बेटे लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत प्रोग्रेस कर लिए थे कि दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह भी डिस्कस किए थे। तो रिवीजन भी थोड़ा सा करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहले तो रिकॉल करते हैं बेटे, दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो भाई मानो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर है, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है एंड उसका ऑर्डर है 3/4 एंड एक मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर है 4/7, है ना। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप ए इंटू बी कर सकते हो, ए इंटू बी डिफाइंड है ना, ए इंटू बी डिफाइंड है। बस ये क्या है, क्यों कर सकते हो, बताया था बेटे। मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते वक्त जो मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर या फिर प्री फैक्टर। जो सेकंड में मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर या फिर पोस्ट फैक्टर, है ना बेटे। तो देखो ये जो दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया हूं, इसमें प्री मल्टीप्लायर ए का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट मल्टीप्लायर बी का नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर है ना। और इसी वजह से यहाँ पर ए इंटू बी डिफाइंड है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर आपको बी इंटू ए करने की बोलूं, बी का ऑर्डर क्या है बेटा 4/7 एंड ए का ऑर्डर क्या है 3/4। क्या बी इंटू ए यहाँ पर किया जा सकता है, क्या बी इंटू ए डिफाइंड होगा, जरा सोचते हैं बेटे। यहाँ पर प्री मल्टीप्लायर आपका बी हो गया एंड पोस्ट मल्टीप्लायर ए हो गया, है ना। अच्छा, प्री मल्टीप्लायर बी का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 7 है, पोस्ट मल्टीप्लायर ए का नंबर ऑफ रोज कितना है 3 है, दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेटे बी इंटू ए डिफाइंड नहीं होगा, है ना। बी इंटू ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बात ये है कि दो मैट्रिक्स है ए बी, उनको मल्टीप्लाई करने का कंडीशन क्या है बेटा ना, ए इंटू बी तभी डिफाइंड होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है यहाँ पर, जिसको हम प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स जिसको हम पोस्ट मल्टीप्लायर बोलते हैं, उसका नंबर ऑफ रोज अगर बराबर होंगे तभी जाकर ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, नहीं तो बेटे ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या बोले थे कि मानो मेरा मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m/n एंड मेरा मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है n/p, ठीक है ना। यहां पर बेटे ए इंटू बी डिफाइंड है, ऑब्वियसली ए इंटू बी डिफाइंड होगा, क्योंकि बेटे यहां पर मैं ए इंटू बी कर रहा हूं। पहले ए मल्टीप्लाई, पहले ए है बाद में बी है। ए को बोला जाएगा प्री मल्टीप्लायर, बी को बोला जाएगा पोस्ट मल्टीप्लायर। अब आप देखो, प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज बराबर, मतलब यहाँ पर ए इंटू बी डिफाइंड है। अच्छा, तो बेटे ए इंटू बी जब मैं करूंगा, मेरे पास और एक मैट्रिक्स आएगा, क्रिएट होगा, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके और एक मैट्रिक्स मेरे पास आएगा, मानो उसका नाम सी है। अब सवाल ये कि जो सी मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा m/p, क्या होगा उसको ऑर्डर m/p, ठीक है। समझ पा रहे होगे, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटे m/p, है ना। तो इसका मतलब मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स 3/4 है ए एंड बी का ऑर्डर अगर 4/7 है एंड दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए जाऊं, पहले तो मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं देख लो। हाँ संभव है, प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज बराबर, मल्टीप्लिकेशन संभव है। और मल्टीप्लिकेशन करके जो न्यू मैट्रिक्स प्रकट होगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा सी, मानो उसका मैं वो मैट्रिक्स का नाम मैं मानो सी देता हूं एंड उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटे 3/7, है ना, ठीक है। अच्छा, तो गाइस कुछ सवाल उठाते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, एमसीक्यू का सवाल है। देखो बेटे क्या बोला है कि एस्यूम कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3 एंड p/k रेस्पेक्टिवली। मतलब बेटे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर दे रखा है, गिवन है 2/n। मैट्रिक्स वाई का ऑर्डर क्या है यहाँ पर बेटे 3/k। मैट्रिक्स जेड का ऑर्डर यहाँ पर क्या है बेटे देख लो 2/p, है ना, 2/p। मैट्रिक्स डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है बेटा देख लो
n/3 एंड मैट्रिक्स P का ऑर्डर, कैपिटल मैट्रिक्स P का ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या है बेटा देख लो, P/K है ना, स्मॉल p/K। ठीक है, ये हमें मैट्रिसेस दे रखे हैं और बोला है कि नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन स्मॉल n स्मॉल k स्मॉल p, ये जो नंबर्स हैं n p n k p, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n k p सो दैट py प्लस wi इज डिफाइंड। वो बोल रहा है कि n k p इनका वैल्यू क्या होने से py प्लस wi डिफाइंड होगा, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा बेटे, यहां पर ये जो मैट्रिक्स P है उसका ऑर्डर क्या है बताओ, उसका ऑर्डर क्या है बताओ, P/K दिखाई दे रहा है ना, कैपिटल P मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, P/K। कैपिटल Y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या देख रहे हो बेटे, 3/K है ना, 3/K। अच्छा, P इंटू वाई को डिफाइंड होने के लिए, P इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन संभव होने के लिए पोस्ट प्री मल्टीप्लायर P है और पोस्ट मल्टीप्लायर यहाँ पर Y है ना। प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो Py को डिफाइंड होने के लिए K का वैल्यू 3 के साथ बराबर होना चाहिए। पहला K इज इक्वल टू 3, K शुड बी इक्वल टू 3। अच्छा, अभी Wi बेटे, W का ऑर्डर क्या है, n/3। Y का ऑर्डर क्या है, 3/K। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर W इंटू वाई डिफाइंड है, W इंटू वाई डिफाइंड है बिकॉज W का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड Y का नंबर ऑफ रोज बराबर है ना, आप देख सकते हो। तो W इंटू वाई डिफाइंड है। अच्छा, तो बेटे अब बात करते हैं, बेटे जब मैं P इंटू वाई करूंगा, P इंटू वाई जब करूंगा तो जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, P/K है ना बेटे। जब मैं P मैट्रिक्स को Y मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, P/K है ना। तो Py मैट्रिक्स का ऑर्डर है P/K प्लस, अब जब Wi मैट्रिक्स को, W एंड Y को जो मल्टीप्लाई करूंगा, जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, n/K है ना, n/K। अब मेरे बात सुनो, P इंटू वाई डिफाइंड हो गया, P इंटू वाई का ऑर्डर तय हो गया P/K। W इंटू वाई डिफाइंड हो गया, उसका ऑर्डर तय हो गया n/K। अब दोनों को ऐड भी करेंगे। अब आपको पता है कि दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने का कंडीशन है दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। Py का ऑर्डर क्या है, P/K, Wi मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n/K। दोनों को आप ऐड कर रहे हो, दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। तो ये जो पहला मैट्रिक्स Py उसका नंबर ऑफ कॉलम्स एंड जो दूसरा मैट्रिक्स Wi उसका भी नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है, K है। Py का नंबर ऑफ रोज क्या है बेटे, P एंड Wi का नंबर ऑफ रोज क्या है बेटे, N। तो ये Py मैट्रिक्स एंड ये Wi मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर बराबर होने का मतलब दोनों का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, दोनों का नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। कॉलम्स तो सेम है ही, रोज सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर P इज इक्वल टू N होना चाहिए, है ना भाई। P इज इक्वल टू N होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, K का वैल्यू 3 होना चाहिए एंड P इज इक्वल टू N होना चाहिए। K इज इक्वल टू 3 एंड P इज इक्वल टू N होना चाहिए। समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वही सवाल है, वही गिवन कंडीशन है, बस खाली क्वेश्चन बदला है। कंडीशन वही है, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z कैपिटल W कैपिटल P, वही मैट्रिसेस हमारे पास है, उनके ऑर्डर भी वही है। और यहां पर बोल रखा है कि अगर n इज इक्वल टू P है, अगर n P बराबर है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z कितना होगा। 7x माइनस 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, पहले तो x का ऑर्डर क्या है भाई, x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/n।
जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है देख लो, जेड का ऑर्डर क्या है 2/p है ना, जेड का ऑर्डर 2/p। अब बात सुनो, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/n है। अब जब इस मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, आप सबको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ना, एक मैट्रिक्स के साथ स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, उस मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट में लेके वो स्केलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो बात ये है कि मैट्रिक्स में जब हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, मानो एक्स मैट्रिक्स में मैं स्केलर 7 मल्टीप्लाई करूंगा, ऑर्डर तो सेम रहेगा, ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर 2/n है, उसमें 7 स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका भी ऑर्डर वही 2/n ही रहेगा। अब जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/p है, उसमें स्केलर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो उसका भी ऑर्डर 5z का भी ऑर्डर वही 2/p ही रहेगा। तो 7x मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटे 2/n, 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/p। और बेटे ये सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है ना, एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है। अभी एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को तभी सब्ट्रैक्ट कर पाओगे बेटे, सब्ट्रैक्शन एडिशन का कंडीशन वही है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर रहना चाहिए, तभी जाकर ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। यहाँ पर आप 7x मैट्रिक्स से जेड 5z मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। इसका नंबर ऑफ रोज, इसका नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर है 2 2। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स n है, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स p है। बेटे क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि n इज इक्वल टू p, तो नो प्रॉब्लम, n इज इक्वल टू p, नो प्रॉब्लम। तो बेटे इसका ऑर्डर 2/n है और इसका ऑर्डर जो 2/p लिखा है मैं 2/n भी लिख सकता हूँ, बिकॉज n इज इक्वल टू p गिवन इन द क्वेश्चन। तो 7x मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/n, 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/n। बेटे एक 2/n मैट्रिक्स है, वही 2/n मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटे, तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका भी ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/n, है ना। हमें पता है कि एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर बराबर रहना चाहिए। अभी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर भी वही रहेगा। तो ये 2/n का ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये भी 2/n का ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो सब्ट्रैक्शन संभव है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर 2/n आएगा। तो कौन सा आंसर सही है भाई, ऑप्शन बी 2/n। अच्छा, यहाँ पर अगर ऑप्शन 2/p होता तो वो भी करेक्ट होता, क्योंकि n इज इक्वल टू p है, n इज इक्वल टू p है, तो ऑप्शन अगर 2/p भी होता वो भी करेक्ट होता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं गाइस। सवाल है, कैन ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ? क्या हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मानो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का, सबको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो समझ में आता है ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग है ना, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। अब एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्या हम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या ये मल्टीप्लिकेशन संभव होगा? ये इंटू ए कर रहे हो तो ये क्या है, प्री मल्टीप्लायर, ये क्या है, पोस्ट मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज बराबर हो। तो हो रहा है क्या बराबर? प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है बेटे 4, पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज है 3, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, मतलब ए इंटू ए नहीं कर सकते। तो बेटे पता चल गया कि बोला था कैन ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, कैन ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ? इफ यस, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट? मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? अच्छा, मानो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं n/n ऑर्डर का। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर n/n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या मैं इसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं? कर लो, प्री मल्टीप्लायर ए है, पोस्ट मल्टीप्लायर भी ए है, प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज बराबर। यस, द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं।
नेक्स्ट बोला है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, n बाई एन, राइट। तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा, मानो मैं उसका नाम बी देता हूं, उसका ऑर्डर भी वही n बाई एन ही रहेगा, है ना। तो बात ये है, यहां से कॉन्सेप्ट निकला कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर भी वही रहेगा, ए का ऑर्डर n बाई। तो इसका मतलब एक 3/3 मैट्रिक्स सपोज है, उसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं और एक 3/3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और करने के बाद जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर भी वही 3/3 ही आएगा। एवरीबॉडी गेट इट? हेलो, गेट इट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/4, ठीक है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/4। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, ए बी भी डिफाइंड हो, बी ए भी डिफाइंड हो। बी का ऑर्डर ऐसा क्या होने से ए बी ए दोनों डिफाइंड हो, क्या आंसर होगा, कोई बता सकते हो क्या आंसर होगा? खाली बेटे ऑर्डर को उल्टा दो, तो भाई देखो, सपोज बी का ऑर्डर है m बाई एन, ठीक है, सपोज बी का ऑर्डर है m बाई एन, और हमें m एंड n का वैल्यू निकालना है, क्योंकि बोल रहा है कि b का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सपोज उसका ऑर्डर m बाई एन है, और बोला है कि सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। अभी ए बी को डिफाइंड होने के लिए प्री मल्टीप्लायर ए का नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर बी का नंबर ऑफ रोज बराबर होना मांगता है ना, बट या इसका मतलब है यहाँ पर m इज इक्वल टू 4 होना चाहिए ए बी को डिफाइंड होने के लिए। अच्छा, अभी बी ए देखते हैं बेटे, बी का ऑर्डर m बाई एन है, ए का ऑर्डर 3/4 है। अभी बी ए को डिफाइंड होने के लिए प्री मल्टीप्लायर बी का नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी गाइस, प्री मल्टीप्लायर बी का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट मल्टीप्लायर ए का नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, है ना। तो m का वैल्यू 4 एंड n का वैल्यू 3 होने से ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड होते हैं। तो b का ऑर्डर क्या होना चाहिए बताओ, m बाई एन, m का वैल्यू है 4 एंड n का वैल्यू है, तो b का ऑर्डर क्या होना चाहिए 4/3। बहुत सिंपल सा बात है बेटे, अगर a का ऑर्डर आपको पता है और बोला है कि b का ऑर्डर क्या होने से b b a दोनों डिफाइंड होगा, तो आपको बस क्या करना है, इन दोनों को उल्टा देना है, 3/4 है ना 4/3 कर दो। तो बात है कि a का ऑर्डर अगर 4/7 है, तो b का ऑर्डर क्या होने से b b a दोनों डिफाइंड हो जाएगा, उल्टा दो खाली ऑर्डर को, है ना, 4/7 को 7/4 कर दो, काम खत्म, ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, अच्छा देखो, अब मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं पता चल गया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा पता चल गया, सब पता चल गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे वो तो भी पता चलना चाहिए। अच्छा, देखते हैं, सपोज मेरे पास एक 2/2 का मैट्रिक्स है सपोज, ठीक है, A11 A12 A21 A22, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, और मेरे पास एक 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, B11 B21 ऑर्डर है 2/1। बेटे जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे, पहले तो देखेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम देखो 2, पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज भी देखो 2, तो हाँ कर सकते हैं। करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर भी पता कर सकते हैं, क्या होगा उसका ऑर्डर 2/1, है ना, आप देख लो 2/1। अच्छा, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और करने के बाद एक 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट होगा।
अच्छा सपोज मैट्रिक्स का एलिमेंट है C11 C21, ठीक है। अब बात ये है कि C11 C21 का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, है ना। ये दोनों मैट्रिक्स तो मुझे पता है, इनके एलिमेंट्स मुझे पता है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स मिला इसका एलिमेंट्स मुझे पता करना है। तो पहले तो C11 का वैल्यू निकालना, ठीक है। अब C11 का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा भाई, देखो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट हुआ C11 उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है। तो आपको क्या करना है, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम, कीप इन माइंड C11 का वैल्यू निकालना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स क्रिएट हुआ उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मतलब A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। तो क्या किए हम, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड किए, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अब ये वाला एलिमेंट निकालेंगे C21। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स मिला उसमें C21 उसका पोजीशन देखो, उसका पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला उसमें ये C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। तो ये प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको क्या करना होगा बेटे, प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम। दोबारा बोलता हूं, प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स का ये जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट का वैल्यू निकालने के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला आपको प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना। तो A21 इंटू B11 A22 प्लस A22 इंटू B21, काम खत्म। तो आपके दोनों एलिमेंट मिल गए। तो बेटा फंडा क्या है ना, सपोज दो मैट्रिक्स ए बी है एंड दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा ए बी मैट्रिक्स उसका आइथ रो जेथ कॉलम वाला एलिमेंट में कैसे निकालता हूं। दोबारा सुनो, ए बी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला उस मैट्रिक्स का आइथ रो जेथ कॉलम वाला एलिमेंट कैसे निकालूंगा। इट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ the corresponding elements of the ith row of A and the jth column of B। मतलब क्या है बेटे, ए बी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट हुआ उसका ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट मुझे कैसे मिलेगा ना। यहाँ पर ए बी को मल्टीप्लाई कराओ, ए बी पहले ए है बी बाद में है, मतलब प्री मल्टीप्लायर ए है पोस्ट मल्टीप्लायर बी है। तो ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा ना, प्री मल्टीप्लायर का ith रो एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का jth कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने से मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक सवाल करते हैं, ए दे रखा है बी दे रखा है, बोला है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ दे एग्जिस्ट। ए का ऑर्डर क्या है देख लो, क्या है ए का ऑर्डर चेक करो, कितने रो कितने कॉलम, एक रो तीन कॉलम है ना, इसका ऑर्डर 1/3। बी का ऑर्डर क्या होगा, बी में देखो तीन रो एक कॉलम 3/1। अब देखो बोला था
दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर बेटा उल्टा हो ना एक दूसरे का, एक का ऑर्डर 1/3 है, दूसरे का ऑर्डर 3/1 है ना, उल्टा अगर हो, एक का ऑर्डर 4/7, दूसरे का ऑर्डर 7/4, अगर ऐसा हो तो भाई मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हो, मतलब ए बी बी ए दोनों डिफाइंड होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं फिर। अच्छा, हाँ तो ए का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स क्या रखा है बेटे 1 0 2, बी मैट्रिक्स क्या रखा है बेटे 2 3 0। अब बात ये है इसका ऑर्डर क्या है बेटा 1/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/1। ये तो पता चल गया मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/1 हो जाएगा ना, उसका ऑर्डर 1/1। अच्छा, एक 1/1 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? एक ही एलिमेंट होता है, राइट। एक 1/1 मैट्रिक्स में बस एक ही एलिमेंट होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे बस एक 1/1 का मैट्रिक्स मिलेगा और उसमें बस एक ही एलिमेंट होगा, है ना। तो वो एलिमेंट का वैल्यू में निकालना है। अब ये 1/1 मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट मिलेगा, प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स में जो एलिमेंट मिलेगा, इसका रो नंबर भी 1 है, कॉलम नंबर भी 1 है ना, एक ही तो एलिमेंट होगा, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। तो मैं क्या करूंगा प्रोसेस के हिसाब से, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम, है ना बेटे। इसका जो एलिमेंट का वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ उसका ऑर्डर है 1/1, मतलब 1 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। तो मैं क्या करूंगा प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 × 2 प्लस 0 × 3 प्लस 2 × 0, है ना। तो एलिमेंट क्या मिला 2, है ना, और ये दोनों भी तो क्या हो गई ये 2, तो एक ही एलिमेंट होगा वो 2, ठीक है। अच्छा, अब बेटे बी इंटू ए करेंगे। बी में क्या क्या एलिमेंट है 2 3 0 और ए में 1 0। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 2 3 0 1 0। हाँ तो देखो 2 3 0 1 0, चलो मल्टीप्लाई कर। क्या है इसका ऑर्डर, प्री मल्टीप्लायर का ऑर्डर 3/1, पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर क्या है बेटे 1/3। मल्टीप्लिकेशन तो संभव है। अब जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, इजंट इट 3/3। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलने वाला है। मतलब उसमें 9 एलिमेंट रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके 9 एलिमेंट मुझे रखना है और 9 एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना है। अच्छा तो बड़े देख लो, मैं पहले डॉट लगाता हूँ ना, डॉट लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डॉट लगाता हूँ, ऐसा करके मुझे ये 9 एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना है। डॉट आपको दिख ही रहा होगा, चलो ठीक है कोई नहीं। ये वाला एलिमेंट का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट। बेटा इसका रो नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है, रो नंबर भी 1 कॉलम नंबर भी 1, राइट। तो क्या करूंगा रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। अच्छा, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम, मतलब कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो इसका तो एक ही, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो है ना बेटे, इसमें तो एक ही एलिमेंट 2 है। पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम में तो एक ही एलिमेंट 1 है, तो बस 2 × 1 ही करना है और कुछ ऐड नहीं करना है। तो 2 × 1, तो ये वाला एलिमेंट मिल गया 2। अच्छा, ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट है और इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है ना, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो 2, पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम 0, 2 × 0 कितना आ जाएगा 0। अच्छा, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 2 4। अच्छा ये वाला एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम है ना, तो 3 इसका सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1। ये वाला एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 0 0। अच्छा ये वाला एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 2 6। ये वाला एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0। ये वाला एलिमेंट थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 0। ये वाला एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 2 0। तो ये बन गया आपका मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं? अच्छा थोड़ा एक सवाल करते हैं। बोला कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 3/3 का मैट्रिक्स है, सो दैट एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है। अच्छा एफ ऑफ थीटा दे रखा है तो हम एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं ना बेटा। अच्छा एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, खाली जहां जहां थीटा लिखा है उधर उधर एक्स लिख देने का है ना। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा एफ ऑफ वाई क्या होगा, जहां जहां थीटा लिखा है उधर उधर खाली वाई रख देने का ना, आर्गुमेंट चेंज कर दिए, फंक्शन का आर्गुमेंट इधर थीटा है, आप आर्गुमेंट वाई कर दिए, तो जिधर जिधर बेटा आर्गुमेंट थीटा लिखा है उधर उधर खाली वाई लिख देने का। ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया साइन वाई, ये क्या हो गया कॉस वाई, और ये क्या हो गया 0 और 0 0 1। अच्छा क्या बोला है आपको, एलएचएस क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है ना एलएचएस, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है बेटे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू एफ ऑफ वाई क्या है ना, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है। अब दोनों का ऑर्डर 3/3 है, तो मल्टीप्लिकेशन तो संभव है, और जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर वही 3/3 आएगा। और अभी तो डिस्कस किए थे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, 3/3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका भी ऑर्डर 3/3 ही आएगा, है ना। तो इसके मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। अभी 3/3 का मैट्रिक्स क्या होगा चलो देखते हैं। मतलब इसमें 9 एलिमेंट रहेंगे, पहला वाला ये वाला एलिमेंट, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मतलब cos x cos y प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, तो आप रॉफ में कर लो, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 है ना। तो आप ऐसा होगा ना बेटा, ये वाला एलिमेंट cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई फॉर्मूला है ना बेटे, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई cos x प्लस वाई, राइट। तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा cos x प्लस वाई। अब ये वाला एलिमेंट,
ये वाला एलिमेंट, इसका पोजीशन क्या होगा बेटे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम। तो बेटा आपका cos x इंटू माइनस साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0 है ना। देख लो, प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम, तो cos x इंटू माइनस साइन वाई, इधर लिख देते हैं cos x इंटू माइनस साइन, मतलब माइनस cos x साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर 0 इंटू 0 है ना, मतलब प्लस 0, छोड़ दो उसको। अच्छा, इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन ले आऊं बेटे, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर कॉमन ले गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो cos x साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, एक फॉर्मूला आ गया ना, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और बाहर एक माइनस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये वाला एलिमेंट निकालते हैं। ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या है बेटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का थर्ड कॉलम है ना। cos x इंटू 0 प्लस माइनस साइन एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये आ जाएगा 0। ये वाला एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0। तो देख लो आप, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई आ गया, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, तो इधर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और 0 तो ऐड होके वही, कुछ नहीं। इसका पोजीशन क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, बेटे साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, बेटे इधर लिख देता हूँ साइन एक्स, देखो इसका पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो, पोस्ट मल्टीप्लायर का सेकंड कॉलम है ना बेटे, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो इधर लिख लेता हूँ माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0 है ना, तो 0। तो ये फॉर्मूला हो गया ना, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos ऑफ x प्लस वाई, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया cos ऑफ x प्लस वाई। ये वाला एलिमेंट रो 2 कॉलम 3 है ना बेटे, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करो, साइन एक्स इंटू 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 आ जाएगा 0। ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू साइन वाई प्लस 1 इंटू 0, क्या आ जाएगा 0। इसका पोजीशन थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू माइनस साइन वाई प्लस 0 इंटू कॉस वाई प्लस 1 इंटू 0, 0। ये वाला एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, क्या आ जाएगा 1 ना। लुक एट इट, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट हुआ, उसको एलिमेंट्स को जरा ऑब्जर्व करो, क्या आया। अच्छा काम करो ना, ये जो एफ ऑफ थीटा दिया था, एफ ऑफ थीटा के जगह आप जरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जरा निकालो भाई, सिंपल सा बात है। आर्गुमेंट थीटा का जगह अगर मैं हाथी रख दूं ना, तो बेटा जहां जहां थीटा लिखा है उधर खाली आप हाथी रख देने का है ना, कॉस हाथी माइनस साइन हाथी 0 साइन, तो बेटा यहाँ पर थीटा का जगह अगर एक्स प्लस वाई रख दूं, तो जहां जहां थीटा लिखा है उधर खाली एक्स प्लस वाई रख देने का, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। तो देख लो यही तो आ जाएगा, अरे यही तो आ जाएगा, और ये क्या है तो आपका यही तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। तो साबित हो गया कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स when theta and alpha differ by an odd multiple of pi by 2। ठीक है, अगर थीटा एंड अल्फा डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब यहां पर थीटा एंड अल्फा ये दोनों का डिफरेंस बोला है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब क्या होता है,
और इंटीजर इंटू पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू माइनस 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, और इंटीजर इंटू पाई बाई टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा एंड अल्फा के बीच में जो डिफरेंस है वो और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू गिवन है, तो दिखाओ कि दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा, और ये क्या है बेटे कॉस थीटा साइन थीटा, और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये जो मैट्रिक्स, ये भाई खाली खाली देखो थीटा की जगह अल्फा लिखा और कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इधर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों ही 2/2 का मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, एंड मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा ऑब्वियसली उसका ऑर्डर भी वही 2/2 आएगा। तो बेटे आपका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए अभी धीरे धीरे करके कि 2/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करने से वही 2/2 का मैट्रिक्स आएगा, प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, है ना, धीरे धीरे करके। तो हमें एक 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब उसमें 4 एलिमेंट ऐसे ऐसे करके रखना है, ये वाला पहला एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, थर्ड फोर्थ, इस 4 एलिमेंट रखना है। ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ऑफ प्री मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लाई का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा, मैं इधर करता हूँ बेटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा। आप मेरे यहाँ पर आप खुद आप पूरा इधर ही करना है, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आए तो बाहर कर रहा हूँ, आप इधर ही इसके अंदर करना है। तो cos स्क्वायर थीटा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos थीटा साइन थीटा इंटू cos अल्फा साइन अल्फा, cos थीटा साइन थीटा इंटू cos अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा ये वाला एलिमेंट। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं ना एलिमेंट को, कुछ कॉमन जा सकता है, देख सकते हो cos थीटा cos अल्फा, भाई आप cos थीटा cos अल्फा को अगर कॉमन ले गए तो क्या इधर रहेगा cos थीटा cos अल्फा प्लस इधर से cos थीटा cos अल्फा चला गया, रहेगा क्या बेटा sin थीटा sin अल्फा, cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना भाई, cos थीटा माइनस अल्फा और बाहर है cos थीटा cos अल्फा। तो बेटे ये वाला एलिमेंट पता चल गया क्या है, cos थीटा cos अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा, है ना। और क्या बोला है इधर बेटे, थीटा एंड अल्फा का बीच में डिफरेंस है π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सबको पता है बेटे कि cos थीटा का वैल्यू 0 होता है ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वाले एंगल्स के cos 0 आते हैं, मतलब π/2 माइनस π/2, 3π/2 माइनस 3π/2, 5π/2 माइनस 5/2, इनका cos 0 आता है। तो अगर बेटे हमारा थीटा माइनस अल्फा जो एंगल है अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो उसका cos ये क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 इंटू वट एवर ये 0, तो ये वाला एलिमेंट आ गया 0। अब ये वाला एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ तो सुनो, ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो प्री मल्टीप्लायर, सेकंड रो पोस्ट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos अल्फा साइन अल्फा होगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos अल्फा साइन अल्फा प्लस cos थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, प्लस cos थीटा सॉरी थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos अल्फा साइन अल्फा प्लस cos थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ तो इधर से क्या कॉमन ले सकते हो, ये टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, ये एलिमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या इधर कॉमन कॉमन जाएगा, इधर से क्या कॉमन लोगे भाई बताओ, cos थीटा दोनों में और कौन है, साइन अल्फा भी दोनों में है और कुछ नहीं, तो बड़े काम करते हैं cos थीटा एंड साइन अल्फा है ना, उसी को कॉमन लेते हैं,
क्या इधर बचेगा बेटे, कॉस थीटा एक चला गया, एक कॉस थीटा बचा, एक साइन अल्फा चला गया, कॉस अल्फा बचा, तो इधर खाली बचेगा कॉस थीटा कॉस अल्फा। इधर से कॉस थीटा गया है, एक साइन अल्फा गया है, मतलब साइन थीटा और एक साइन अल्फा बचा। क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा माइनस अल्फा है ना, तो कॉस थीटा साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, और क्या बोला है, थीटा माइनस अल्फा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, एंड उसका कॉस क्या आ जाएगा, 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। फंडा आई थिंक आपका समझ का फंडा क्लियर हो गया होगा, मतलब ये चीज आपको एटलीस्ट इतना, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे एलिमेंट को मैं 0 कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि गिवन है कि थीटा एंड अल्फा के बीच में डिफरेंस पाई बाय 2। अच्छा, तो आई होप आप ये दोनों एलिमेंट भी खुद से कर सकते हो। इवल एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा बेटे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो बेटे क्या कॉमन जाएगा इधर, देख लो बेटे, आपका कॉस अल्फा कॉमन जाएगा, दोनों में है, दोनों में एक साइन थीटा भी है, तो कॉस अल्फा साइन थीटा कॉमन ले जाओ, कॉस अल्फा साइन थीटा, तो क्या रहेगा, इधर से कॉस अल्फा चला गया, एक कॉस अल्फा बचा, साइन थीटा चला गया तो कॉस थीटा बचा, इधर से कॉस अल्फा गया है, रहेगा एक साइन अल्फा, और एक साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा गया है, रहेगा साइन थीटा। तो ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो थीटा माइनस अल्फा और मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 0, तो ऐसे करके आप इसका वैल्यू भी 0 पता कर सकते हो।